गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू। जैसे कि आप जानते हैं कि अब तक जो है हमने जो पहाड़ी एक क्षेत्र के अंदर जो पिछड़े हुए जो क्षेत्र है उसका हमने नियोजन के बारे में किया। तो अब जो है हम सूखा प्रभावी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो नियोजन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम जानेंगे। आज का जो टॉपिक है वो होगा हमारा उसी के ऊपर आधारित। यहाँ सतत पठनीय विकास के बारे में आ रहा है। सबसे पहले हम इसी के बारे में करेंगे कि सतत पठनीय विकास क्या है। साधारणतः विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और उसके जैव भौतिक पर्यावरण की निरंतर अंतक्रिया समाज की स्थिति को निर्धारण करती है। मानव और पर्यावरण अंतक्रिया की प्रक्रियाएं इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित की है और किस प्रकार की संस्थाओं का पोषण किया है। प्रौद्योगिकी और संस्थाओं से ने मानव पर्यावरण और अंतक्रिया की गति प्रदान की है, जो इससे पैदा हुई संवेग से प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा उठाया है और उनके संस्थाओं का निर्माण रूपांतरण किया है। अतः विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण में सकारात्मक व अंतर्क्रिम्य परिवर्तन का घोतक है। बच्चे यहाँ पर ये कहता है कि मानव जो है उसने अपने विकास के लिए क्या किया है, पर्यावरण के साथ जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहा है, उसके ऊपर निर्भर रहा है। और समाज के अंदर जो भी परिवर्तन आए हैं वो उस भौगोलिक जो स्ट्रक्चर जो ढांचा है उसके कारण ही वो ऐसा कर पाया है। यहाँ पर जितनी भी जो प्रौद्योगिकी संस्थाओं ने जो है तरक्की की है वो सिर्फ पर्यावरण के साथ अंतक्रिया के ऊपर आधारित है कि जो पर्यावरण है हमारा उसके आधार पर जो है हमने अपने आप को विकसित किया है। विकास की संकल्पना गतिक है और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की प्रिय थी, जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है। परंतु आर्थिक वृद्धि वाले देशों में भी असमान वितरण के कारण गरीबी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा। अतः 1970 के दशक में पुनर्वितरण के साथ वृद्धि तथा वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल किए गए। बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो विकास की संकल्पना है उसकी जो गति जो मिली उसको वो 20वीं शताब्दी के अंदर जो है आकर मिली। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला, उस विश्व के बाद जो है विकास की जो संकल्पना थी जिसकी परिभाषा जो है वो मानी जाती थी कि आर्थिक वृद्धि ही जो ना वो विकास की ही परिभाषा है। लेकिन इसमें क्या और बता रहा है कि इससे जो राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बता रहा है कि देश के अंदर जो कितना उत्पादन हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बता रहा है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, और साथ के साथ प्रति व्यक्ति उपभोग के बारे में भी बताया गया था कि इसी के ऊपर जो है विकास आधारित था, यानी आर्थिक वृद्धि पर ही जो है ना वो निर्भर था। लेकिन यहाँ बता रहा है कि अधिकतर जो आर्थिक वृद्धि वाले देश है वहाँ भी असमानता थी। असमानता कैसे कि वहाँ भी अमीर और गरीब के अंदर जो है वो अंतर पाया जाता था। वहाँ भी गरीबों की संख्या अधिक थी और गरीबी का स्तर जो है वो तेज़ी से ही बढ़ता जा रहा था। अब 1970 के दशक तक आकर जो है इसको पुनर्वितरण के साथ वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश भी जो है ना आर्थिक विकास के साथ जो है वो जोड़ा गया। बात की जा रही है हमारे सततपूर्ण विकास की, तो इसको अंदर कहता है कि जो हमारे क्षेत्र है उसके अंदर यानी आर्थिक जो क्षेत्र है उसके समानता जो है वो महत्वपूर्ण रखी जाती है। यहाँ पर लोगों के कल्याण और रहने के स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर और
राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से भी संबंधित मुद्दे भी सम्मिलित हैं। 1980 के दशक तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा, जिससे समाज के सभी लोगों के लिए वृहद स्तर पर सामाजिक और भौतिक कल्याण का समावेश है। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि ये कह रहा है कि जो विकास से मतलब पहले सिर्फ आर्थिक विकास से ही संबंधित था, लेकिन अब जो है जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, समान अवसर, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के लिए भी जो है वो इसको जोड़ेंगे। और ये 1980 के दशक के उपरांत हुए। 1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ोतरी, जागरूकता के सामान्य वृद्धि के कारण सतत पठनीय धारणा का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं कि जो सतत पठनीय विकास है वो क्या है। कहता है कि 1960 के दशक क्या जब आ गया था तब जो है वहाँ के जो लोग हैं उनको इस मुद्दे पर जो है जागरूकता मिली कि जो जिस गति से हम भौतिक पर्यावरण का उपयोग कर रहे हैं उसी तरह पर चलते रहेंगे तो पर्यावरण संबंधित जो है समस्याएं वो उत्पन्न हो जाएगी। और इस समस्या से निपटान के लिए सतत पठनीय धारणा का जो है वो विकास हुआ। इससे पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अनपेक्षित प्रभावों के विषय में लोगों की चिंता प्रकट होती थी। 1968 में प्रकाशित एरलिच की बुक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मीडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों के, विशेषकर पर्यावरणवादियों की चिंता और भी गहरी कर दी। इस घटनाक्रम में परिप्रेक्ष्य में विकास के एक नए मॉडल जैसे सतत पठनीय विकास कहा जाता है कि शुरुआत हुई। तो ये कहते हैं सतत पठनीय विकास में क्या होता है कि हमें मानव का विकास भी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ये क्या कह रहा है कि हमें ऐसा विकास करना है कि अपने जो पर्यावरण है उसको भी बचा कर रखना है, कि जो आने वाली जो अगली जो जनरेशन है, नेक्स्ट जो जनरेशन है वो भी जो है उसका अच्छे से उपयोग करें। यही जो है सतत पठनीय विकास का जो है वो अर्थ है। उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि पर्यावरण मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विश्व आयोग WECD की स्थापना की, जिसके प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री गैरो हरलेम बटलैंड थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में प्रस्तुत की। WECD ने सतत पठनीय विकास की सीधी, सरल और वृहद स्तर पर परिभाषा प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पठनीय विकास के अर्थ है एक ऐसा विकास जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा आवश्यकता की पूर्ति करना। यानी कि जो आपको अभी बताया था मैंने कि हम उन संसाधनों को इस तरह से उपयोग करेंगे कि वर्तमान की जरूरत भी पूरी हो, नहीं सॉरी, हम कहेंगे कि जो वर्तमान की जो पूर्ति वो भी पूरी हो और साथ ही साथ भविष्य का भी जो ध्यान रखा जाएगा। यही सतत पठनीय विकास की एक्चुअली में परिभाषा है। अब हम बात करते हैं अपने जो नेक्स्ट जो अगला जो केस है अपना उसके बारे में। तो यहाँ आता है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। जैसे कि हमने सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्र के बारे में किया था, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो पिछड़ा हुआ एक एरिया हमने लिया और वहाँ पर जो होने वाले जो विकास की संभावनाएं हैं वो उसमें व्यक्त की थी। अब जो है हम करेंगे इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, जो कि एक शुष्क क्षेत्र के अंदर है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था, इसको ना राजस्थान फीडर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। 1948 में कंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 में प्रारंभ हुई। यह नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती है और राजस्थान के साथ के थार मरुस्थल पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। यह नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर
है और यह 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को जो है कमान क्षेत्र को सिंचित करती है। कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र प्रवाह नहर तंत्र तथा शेष क्षेत्र बच गया है 30%, वो लिफ्ट तंत्र द्वारा किया जाता है। लिफ्ट तंत्र इसलिए यूज की जाती है कि जो प्रवाह क्षेत्र है ये क्षेत्र जो उससे ऊंचा है। और इस नहर का निर्माण जो है वो 2 चरणों में पूरा किया गया है। पहला चरण जो वो कहता है कि यह क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में पड़ता है। इस चरण के कमान क्षेत्र का भूतल थोड़ा उबड़ खाबड़ है और इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर है। और दूसरा चरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और इसमें क्षेत्र भी जो काफ़ी बड़ा है। इसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिले हैं, जिनमें से 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर जो है इसका संचित किया जा रहा है। इसके स्थानांतरित बालू टीले द्वारा मरुस्थल भी सम्मिलित है, जहाँ स्थानांतरी बालू टेबे पाए जाते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में लगभग यहाँ तापमान जो है वो पहुँच जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। लिफ्ट नहर में डाले के विपरीत प्रवाह के लिए जल को बार बार मशीनों से ऊपर उठाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर तंत्र में सभी लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाएं किनारे से निकलती है, जबकि मुख्य नहर के दाएं किनारे पर सभी नहरें प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो यहाँ बाएं तरफ जो एक क्षेत्र है वो उस प्रवाह क्षेत्र से जो है सामान्य तौर से ऊंचा है, इसीलिए जो है वहाँ लिफ्ट सिस्टम से जो है नहरें बनाई गई है और वहाँ उस पानी को जो है मशीनों के द्वारा जो है ऊंचा उठाया जाता है। चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक के आरंभ हुई, जबकि चरण 2 कमान क्षेत्र में 1980 के दशक के मध्य में सिंचाई आरंभ हुई। नहर सिंचाई के प्रसार ने इस क्षेत्र की परिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र को पर्यावरणीय परिस्थितियाँ और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। यानी कि इस नहर के कारण जो है नेगेटिव भी असर दिखा है और पॉजिटिव भी देखने को मिला है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही इफेक्ट मिला है। लंबी अवधि तक मृदा नमी उपलब्ध होने पर कमान क्षेत्र विकास के तहत शुरू किए गए वनीकरण चरगाह विकास कार्यक्रम से यह भूमि हरी भरी हो गई, जिससे वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रिया भी धीमी पड़ गई। परंतु सघन सिंचाई से जल अत्यधिक प्रयोग में जल प्रभाव और मृदा लवणता कि दोहरी पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो गई। यानी कि यहाँ दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बात बता रहे हैं कि जब पानी लगने लगा वहाँ पर सिंचाई होने लगी तो कृषि होने लगी, वनीकरण हुआ, जो मृदा अपरदन की जो रोक हुई, साथ ही साथ वहाँ पर होने वाली जो माइग्रेशन है वो भी कम हो गया। तो ये इसके पॉजिटिव थे। लेकिन नेगेटिव कहते हैं कि जल प्रभाव की समस्या आ गई है, मृदा लवणता की जो समस्या आ गई बार बार जो सिंचाई करने से, तो ये जो है पर्यावरण की जो समस्या उत्पन्न हुई है। नहरी सिंचाई के प्रसार से प्रदेश के कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप में रूपांतरित हो गई। इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक फसलें उगने के लिए मृदा नमी सबसे महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक रहा, परंतु नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र का विस्तार हुआ, फसलों की सघनता में वृद्धि हुई। यहाँ की पारंपरिक फसलें चना, बाजरा, ग्वार के स्थान गेहूँ, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया। तो इतना जो है यहाँ पर परिवर्तन हुआ। सघन सिंचाई का परिणाम क्या हुआ? निसंदेह सघन सिंचाई से आरंभ में कृषि और पशुधन उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई, जल प्रभाव और मृदा लवणता की समस्याएं उत्पन्न हुई और इस प्रकार लंबी अवधि के दौरान कृषि की सतत प्रफुल्लता पर भी प्रश्न उठ गए। तो यहाँ पर कहता है कि जहाँ इस परियोजनाओं से लाभ मिला है तो कुछ पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी जो है वो उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा और लास्ट टॉपिक, सतत प्रफुल्लता विकास का बढ़ावा देने वाले उपाय। बहुत से विद्वानों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिकी प्रफुल्लता पर प्रश्न उठाए हैं। पिछले 4 दशक में यानी लगभग 40 सालों के अंदर जिस तरह से क्षेत्र में विकास हुआ
और जिस तरह से भौतिक पर्यावरण का नवीनीकरण हुआ ने विद्वानों के साथ एक दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक सही ठहराया भी। यह एक मान्य तथ्य है कि इस कमान क्षेत्र में सतत पहुँचने विकास के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकीय सतत पहुँचने पर बल देना होगा। इसलिए इस कमान क्षेत्र में सतत पहुँचनीय विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित 7 उपायों में से 5 उपाय पारिस्थितिकी संतुलन और पुनर्स्थापित करने पर बल दिया है। पहला कहता है, पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल प्रबंध नीति को कठोरता से कार्यान्वयन करना। इस नहर परियोजना के चरण 1 में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण और सिंचाई और चरण 2 में फसल उगाने और चरगाह विकास के लिए विस्तृत सिंचाई का प्रावधान। तो ये कहता है कि जल प्रबंधन की जो वाटर साइड मैनेजमेंट का प्रबंध जो है अच्छा होना चाहिए वहाँ पर, जिससे जो जल का मिसयूज़ है, जो वाटर का जो मिसयूज़ है वो रुकना चाहिए। अगला कहता है इस क्षेत्र का शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल संघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए। इसका पालन करते हुए किसानों को बागवानी कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। कहता है कि हमें वहाँ पर जो ना फलों या सब्जियों की कृषि करनी चाहिए। मोस्टली जो शुष्क क्षेत्र है तो वहाँ पर खट्टे फलों की जो कृषि है वो अच्छी हो सकती है। तो वहाँ ये कह रहा है कि शस्य गहनता की तरफ, यानी कि ऐसी फसलों का उपयोग करना जहाँ जिसमें पानी की उपयोग कम हो। कमान क्षेत्र विकसित कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास और समतलन और बारबंदी पद्धति प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जाए ताकि बहते जल की स्थिति मार्ग में कम हो सके। कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है नहरी क्षेत्र को जो पक्का करना चाहिए, जिससे जल का जो रिसाव है वो कम हो सके और जल की बर्बादी को रोका जा सके। इस प्रकार जलाक्रांत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाएगा। उसे कहता है कि ज़्यादा जल का उपयोग करने से जो भूमि के अंदर लवणता आई है उसको जो है फिर से ठीक करना चाहिए। वनीकरण, वृक्षों का रक्षक मखेला जिसको शेल्टर बेल्ट भी बोल देते हैं का निर्माण, चरगाह विकास इस क्षेत्र के विशेषकर चरण 2 के भंगुर पर्यावरण में प्रत्यंतर विकास के लिए अति आवश्यक है। कहता है कि साथ के साथ हमें पेड़ पौधे भी वहाँ उगाने चाहिए, वनीकरण ज़्यादा करना चाहिए। रक्षक मखेला क्या होता है कि इसमें जो ना एक लाइन के अंदर जो है ना पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि वायु की जो गति है उसको रोका जा सकता है और भूमि का जो अपरदन की प्रक्रिया है वो कम की जा सकती है। नेक्स्ट है इस प्रदेश में सामाजिक तत्वपूर्णता का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध करवाई जाए। तो ये कहता है कि इसमें जो ना तत्वपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब जो गरीब व्यक्ति है वहाँ पर उसको भी जो है ना आर्थिक स्थिति के अंदर जोड़ा जाए। और लास्ट है हमारा मात्रा कृषि और पशुपालन के विकास से इस क्षेत्र में आर्थिक पौष्णिकता विकास का अवधारणा को साकार नहीं किया जा सकता। कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना पड़ेगा। इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा और मूल आबादी, गांव, कृषि सेवा केंद्रों और विपणन केंद्र जिसको हम मंडी भी बोल सकते हैं के बीच प्रयोगात्मक संबंध स्थापित होगा। तो कहता है कि यहाँ पर जो है हमें कृषि के साथ साथ जो है अन्य सेक्टरों के साथ भी जो उनको विकसित करना होगा ताकि जो एक ही आर्थिक क्रिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ये यहाँ पर यही कह रहा है कि ये हमारे सतत पहुँचने विकास है उसका संबंध जो है कृषि के साथ साथ जो है वो औरों के ऊपर भी जो इसका प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। इस लेसन के अंदर जो है हमने दो केस अध्ययन किए हैं, जिसका एक तो जो पहाड़ी क्षेत्र का था, दूसरा जो है वो मूसली क्षेत्र का था या शुष्क क्षेत्र का था। उन दोनों के अंदर होने वाले जो परिवर्तन है उसके बारे में हमने जाना है।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट लेसन जो है वो लेकर आएंगे। और स्टूडेंट्स सबसे मेन बात ये है कि आप लोग जो है जब भी ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन जो हमारी जूम मीटिंग होती है उसके अंदर आप पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।